वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है एक्सरसाइज कर रहे थे और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हमें करनी है सीबीएसई एग्जाम जो आने वाले हैं 4 मई से 10 जून के बीच। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जो हर सवाल 4 नंबर का होगा वो आपको इसमें मिलेगा। इसमें कुल 5 सवाल होंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से किस किस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। तो केंद्रीय विद्यालय का मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। जैसा हम जानते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी, वो मैटर नहीं करता है। ये सारे कंसेप्ट हैं छोटे छोटे। एंड वट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर, यहाँ कितना भी चार्ज हो वो भी मैटर नहीं करता है। एंड द एक्सटर्नल फील्ड्स इन विच इट माइट बी प्लेस्ड, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो भी मैटर नहीं करता है बच्चों, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। The electric field inside a charged spherical shell is zero, but the vanishing of electric field in the charge-free cavity of a conductor is, as mentioned above, a very general result. A related result is that even if the conductor is charged or charges are induced on a neutral conductor by an external field, all charges resides only on the outer surface of conductor with cavity. सारे के सारे चार्ज कहाँ रहने वाले हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पर रहने वाले हैं और कहीं नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। द प्रूफ्स ऑफ द रिजल्ट्स नोटेड इन फिगर आर ओमिटेड हियर। तो मैथमेटिकल प्रूफ यहाँ नहीं दिया गया है, बट वी नोट देयर इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। जो एप्लीकेशन है इनकी, जो हमारे डे टू डे लाइफ में रोल है वो हमें पता है। वट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड configuration आउटसाइड any cavity in a conductor remains shielded from outside electrical influence। यही कारण है कि हम जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी म्यूजिकल, ये जो टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, ये सब होते हैं, यानी साउंड सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर है हमारा, डीवीडी प्लेयर वगैरह है, इन सबको मेटल की बॉडी में कवर करके रखते हैं हम। द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। The effect can be made use of in protective sensitive instruments from outside electrical influence. So, पहला सवाल है, a metallic shell having inner radius r1 and outer radius r2 has a point charge q kept inside cavity। हम चाहें तो इसको विजुलाइज कर सकते हैं डायग्राम बनाकर। so, अगर मैं इसको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूं। लैंग्वेज को पढ़ के हम साइमल्टेनियसली डायग्राम बना सकते हैं। मेटेलिक शेल हैविंग इनर रेडियस, तो शेल एक दिखाएंगे हम, दिस इज मेटेलिक शेल। साथ साथ में बनाते चलना चाहिए, यही तरीका है। इसकी इनर रेडियस हमने दिखाई, दैट इज r1, और आउटर रेडियस वो भी हमने दिखाई, वो है r2। ये सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है बच्चों, चाहे आप कंपटीशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या बोर्ड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। क्वेश्चन को समझने के लिए थ्योरी पढ़ने के साथ ही उसका डायग्राम, एक पिक्चर हमें बना लेनी चाहिए। इसको डाटा डायग्राम कहते हैं हम लोग। So R2 has a point charge capital Q kept inside cavity। इसमें कैपिटल Q चार्ज जो है कैविटी में रखा हुआ है। सपोज here is the charge capital Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन R ग्रेटर देन R1, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, वो पूछ रहे हैं इज गिवन बाय, वो कितना होगा, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ R, जीरो होगा, कांस्टेंट एंड नॉन जीरो एवरीवेयर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछ रहे हैं। अच्छा, इक्वल टू नहीं आया, गौर करें इस पे, स्मॉल r ग्रेटर देन r1 है, इक्वल टू नहीं है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, लेस देन r2 है। तो जो थ्योरी अभी हमने पढ़ी है, जैसा हम जानते भी हैं पहले से, तो आपको पता है यहाँ मेटल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला नहीं है। सो करेक्ट आंसर मस्ट बी जीरो। इसका आंसर बनना चाहिए जीरो, बी। तो फर्स्ट का बी आंसर हम चेक करेंगे, यहीं पे कहीं दिए हुए होंगे आंसर्स। ये रहा फर्स्ट का बी। सेकंड पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी डिपेंड ऑन, इज डिपेंड ऑन,
केविटी डिपेंड्स ऑन होना चाहिए, तो मैं इसकी ग्रामर थोड़ी सी सही कर देता हूँ बच्चों। इज नहीं आएगा, यहाँ आएगा डिपेंड्स। तो किस पे डिपेंड करेगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द केविटी, नहीं। शेप ऑफ द केविटी, नहीं। चार्ज ऑफ द कंडक्टर, नहीं। डी, नन ऑफ द अबव। तो सेकंड का डी है, सेकंड का सही जवाब है डी। थर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज बेस्ड, शील्डिंग किस पर बेस्ड होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज लेस देन जीरो, ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो, हाँ करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए प्लास्टिक इज जीरो, मीनिंगलेस है। तो करेक्ट आंसर इज बी, देखने की भी जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन फिर भी आप देख लीजिए, थर्ड का बी। फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म, जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, इट इज एडवाइज टू स्टे, आपको सलाह दी जाती है कि कहाँ रहें? कार के अंदर, जो कि एक हॉलो कंडक्टर है। पेड़ के नीचे रहेंगे तो खतरा है बच्चों, पेड़ गीला हो जाता है, और गीला होने के बाद वो तो गुड कंडक्टर बन गया है, और पेड़ पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा है ओपन ग्राउंड से। सो नेवर स्टैंड अंडर ए ट्री ड्यूरिंग लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म। इन द ओपन ग्राउंड नो। ऑन द कार, कार पर बैठेंगे तो नहीं बच पाएंगे। सो इनसाइड द कार, फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक ए फैराडे केज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? अगर आप गौर करें तो बच्चों ये सवाल वैसा ही बनाया जैसा सैंपल पेपर में था फैराडे केज को लेकर, तो बिल्कुल उसी थीम पर चलते हुए ये सवाल बना दिया ऐसा का ऐसा। तो कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं हम? क्या प्लास्टिक यूज कर सकते हैं? नहीं। ग्लास यूज कर सकते हैं? नहीं। कॉपर, यस। कंडक्टर, इट मस्ट बी ए कंडक्टिंग मटेरियल। सो फिफ्थ का सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें इसके लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जेई एडवांस में देखने को मिलते थे, जहां पर पहले आपको जानकारी दे दी जाती थी, फिर उस जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires a second kind of charge. We know very well. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. Now, if the electrified glass rod is brought in contact with silk, उसके साथ संपर्क में लाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। They no longer attract each other, क्योंकि चार्ज मिलकर वापस से न्यूट्रलाइज हो जाता है। They also do not attract or repel other light objects as they did on being electrified. नेचुरल सी बात है, जब न्यूट्रल हो गए तो फिर कैसे अट्रैक्ट करेंगे? Thus, the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. What can you conclude from these observations? तो इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralize or nullify each other's effect. Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. तो किस साइंटिस्ट ने ये कन्वेंशन दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिन्होंने फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, पतंग उड़ाकर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ तक लाने की कोशिश की थी। बच्चों, इसके रेफरेंस में मैं उस फिल्म की भी बात करूंगा, बैक टू द फ्यूचर। अगर आपने नहीं देखी है बैक टू द फ्यूचर पार्ट 1 पार्ट 2, जरूर देखें। We know that when we add a positive number to a negative number of the same magnitude, the sum is zero. Obvious सी बात है मैथमेटिक्स में। This might have been the philosophy in naming the charges as positive and negative. हो सकता है। By convention, the charge on glass rod or cat's fur is called positive, and that on plastic rod or silk is termed as negative. If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। When it has no charge, it is said to be electrically neutral. अगर चार्ज नहीं होगा तो हम बोलेंगे न्यूट्रल है, और चार्ज होगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिफाइड है या चार्ज्ड। पहला सवाल, when you charge a balloon, गुब्बारा जो कि रबर है मटेरियल, उसका नेगेटिव चार्ज उस पे आता है। रबिंग इट ऑन योर हेयर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट मेथड ऑफ चार्जिंग? जब हम उसे रगड़ रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट डेवलप हो रही है उसको लेकर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। तो मेथड ऑफ चार्जिंग इज ए फ्रिक्शन। फर्स्ट का आंसर है ए।
न्यूट्रल एटम्स कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, न्यूट्रल एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होंगे इसमें, प्रोटॉन्स होंगे, और नेगेटिव क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सेकंड का बी, यानी फर्स्ट का ए सेकंड का बी। वेरीफाई करना है तो नीचे से वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर हमें दिया फर्स्ट का ए सेकंड का बी। नाउ थर्ड, which particle in an atom can you physically manipulate? किसको आप फिजिकली मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब निकाल सकते हैं शायद, ठीक है। सो विच पार्टिकल इन एन एटम कैन यू फिजिकली मैनिपुलेट, मीनिंग क्लियर तो नहीं हुआ। हमें ये तो पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो वो तो इंटैक्ट रहेंगे। अगर निकाला जा सकता है किसी को तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, और यू कांट मैनिपुलेट एनी पार्टिकल इन एन एटम। तो मैनिपुलेट का मीनिंग क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, तब क्लियर होगा। तो थर्ड के आंसर से हम समझ पाएंगे कि मैनिपुलेट का यहाँ पर वो मीनिंग क्या लेना चाह रहे हैं। तो थर्ड का आंसर है बी, यानी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के चार तरीके हैं। पहला, थर्मियोनिक एमिशन, गर्म करके एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे। और तीसरा है फील्ड एमिशन, लार्ज फील्ड लगा देंगे। और चौथा है सेकेंडरी एमिशन, जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है बच्चों, पर मैं पढ़ाता हूँ उसको, और डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली वो हमारे सिलेबस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए नेगेटिवली चार्ज रॉड, तो जस्ट इमेजिन ये एबोनाइट रॉड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, टचेज ए कंडक्टर, वो कंडक्टर को टच कर रही है, द कंडक्टर विल बी चार्ज बाय व्हाट मेथड। टच कर रही है तो टच करे तो कंडक्शन होगा, अगर पास में ले जाएंगे तो इंडक्शन होगा, टच करेगी तो कंडक्शन होगा। तो फोर्थ का आंसर है बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इज टच टू द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप, है ना, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। विच ऑन विच वन इज करेक्ट इन द गिवन फिगर। तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ बच्चों, विच वन। तो यहाँ कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, ये मेरे को लगता है वहाँ एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाकर यहाँ डाल दिया इन्होंने। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जाम्पलर आई थिंक। नेगेटिवली चार्ज रॉड को टच किया टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप, तो पॉजिटिव वहां ऊपर आ जाएंगे और नीचे नेगेटिव चले जाएंगे, तो मेरे हिसाब से ए करेक्ट होना चाहिए। बी में क्या दिखाया, पॉजिटिव ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव। अच्छा, सी में दिखाया है नेगेटिव चार्ज रॉड को टच किया, टच किया तो ओके, टच किया है तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आएंगे, टच किया तो यहाँ नेगेटिव आएंगे, यहाँ नेगेटिव आएंगे, और नेगेटिव ही कंडक्ट होकर नीचे जाएंगे। ये केस तब होता जब इंडक्शन होता, ठीक है, इंडक्शन होता तो नेट चार्ज 0 होता। तो केस ए तब होता जब इंडक्शन होता। तो सी इज द करेक्ट आंसर, कि यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा और इधर भी नेगेटिव जाएगा। तो अच्छा सवाल है, आप इंडक्शन और कंडक्शन के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। Electric field is an elegant way of characterizing the electrical environment of a system of charges. Okay. कह रहे हैं, हम मान लेते हैं इसको। Electric field at a point in the space around a system of charges tells you the force a unit positive test charge would experience if placed at that point. ठीक बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे डिफाइन करते हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना। इलेक्ट्रिक यानी जो टेस्ट चार्ज होता है वो कोई फोर्स नहीं लगाता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज a characteristic of the system of charges and is independent of the test charge that you place at a point to determine the field. सही है, हम तो इंटेंसिटी निकाल रहे होते हैं उसकी मदद से कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। The term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point. Electric field is a vector field since force is a vector quantity. Okay. जहां तक मुझे ये इंप्रेशन आ रहा है कि अगर दिए हुए पैराग्राफ अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं तो भी शायद इन सवालों के जवाब हम दे सकते हैं। Which of the following statement is correct? The electric field at a point is, electric field at a point कैसा होता है? Always continuous, continuous if there is a charge at that point, discontinuous only if there is a negative charge at that point, discontinuous if there is a charge। जहां भी चार्ज आएगा बच्चों मेरे को लगता है वहां डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि चार्ज की खुद की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है।
तो फर्स्ट का आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। फिर हम चेक कर लेते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट का आंसर उन्होंने बी दिया है। बी मीन्स continuous if there is a charge at that point. What does it mean? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? The electric field at a point is continuous if there is a charge at that point. अगर हम थ्योरी में जाते हैं, कंटिन्यूस का क्या मीनिंग ले रहे हैं यहाँ पर? मेरे हिसाब से जहां चार्ज आता है वहां पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस होता है। तो इस लैंग्वेज में defined at every point in space and may vary from point to point is okay. Vector field, force is a vector quantity. Okay. So continuous if there is a charge at that point, it is misleading. अगर मैं इसको आपको बनाकर बताऊं, suppose here is a positive charge जिसकी फील्ड लाइंस जा रही हैं। अगर रास्ते में नेगेटिव चार्ज आता है तो फील्ड लाइन यहाँ पर डिसकंटिन्यू होकर फिर कोई दूसरी फील्ड लाइन इधर से आएगी, यानी फील्ड यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो मैं एग्री नहीं कर रहा इस आंसर से। तो या तो समझने में कुछ मिस्टेक है या फिर ये आंसर गड़बड़ है। इट शुड बी डी, डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। जहां भी बीच में चार्ज आ जाएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एनसीईआरटी में मिलता जुलता क्वेश्चन है भी से, अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल डिसकंटिन्यू नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ओके, इस पे हम फिर बाद में और डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं तो आप जरूर शेयर करें कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। अगर आपको लगता है नहीं बी करेक्ट है, कंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, अभी किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो जितने भी टीचर्स इन्वॉल्व हैं या मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपने एक्सपर्ट कमेंट जरूर शेयर करें। फोन नंबर सभी के पास है ही सही, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 9414489614। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, वो तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उसको। सेकंड का बी, सेकंड का बी। थर्ड, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। सी। Fourth, the magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electrical force equal to its weight is given by। ये सॉल्ड एग्जांपल है, अगर आपने गौर किया हो तो सॉल्ड एग्जांपल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, तो E इक्वल टू mg, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे? E निकालना, ठीक है। तो E इक्वल टू mg अपॉन E, तो B इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपको लिख कर बताऊं तो ये ऐसे है, वेट इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होगा ई से। तो कैपिटल ई की वैल्यू हमें मिलने वाली है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं खाली, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो करेक्ट आंसर इज बी, फोर्थ का बी। नाउ फिफ्थ, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। किसी विशेष बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है सोर्स चार्ज क्यू ओनली, टेस्ट चार्ज क्यू जीरो ओनली, बोथ। ओनली सोर्स चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज अफेक्ट नहीं करता, तो फिफ्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फोर्थ, डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल्स। ये एनसीईआरटी के डायग्राम से बच्चों आप फैमिलियर होंगे इनसे। आल्सो डेवलप्स इन नेट डाइपोल मोमेंट। ये पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, पोलराइज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है, ये पोलर मॉलिक्यूल। तो यहां हम देख रहे हैं नेट डाइपोल मोमेंट है इन एन एक्सटर्नल फील्ड, but for a different reason, in the absence of any external field, the different permanent dipoles are oriented randomly due to thermal agitation, so total dipole moment is zero। यहाँ पर cancellation हो जाता है। When an external field is applied, the individual dipole moment tend to align with the field। यहाँ alignment हो रहा है। When summed overall the molecules, there is then a net dipole moment in the direction of the external field।
एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। दैट इज डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, हम बोलेंगे पोलराइज हो गया। The extent of polarization depends on the relative strength of the two factors: the dipole potential energy in the external field tending to align the dipoles mutually opposite, बच्चों इस पे सॉल्व एग्जांपल है जरूर करना, with the field, and thermal energy tending to disrupt the alignment। ये दो एनर्जीज वहां काम कर रही हैं। थर्मल एनर्जी उनको उनका ओरिएंटेशन खराब करना चाहती है, अलाइनमेंट खराब करना चाहती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी, वो अलाइनमेंट बनाना चाहती है। देयर मे बी इन एडिशन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये एग्जिस्टेंस में आएगा इफेक्ट एज फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, but generally the alignment effect is more important for polar molecules. Thus, in either case, whether polar or non-polar, a dielectric develops in net dipole moment in the presence of an external field. The dipole moment per unit volume is called polarization. बच्चों ये एक नंबर में डेफिनेशन आती भी है, ये डेफिनेशन तो वैसे भी आपको रटनी है। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर है, बाकी पोलराइजेशन के बारे में डिटेल है। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या रहा, ये रहा बी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द बेस्ट definition of polarization. Calculate the polarization vector of the material which has 100 dipoles per unit volume in a volume of 2 unit. Okay, 2 unit volume है, dipole moment 100 है, तो 100 by 2, 100 by 2 is 50, तो उसका polarization vector क्या हो गया 50। Electric dipole moment 100 dipoles per unit volume, dipole moment तो नहीं दिया है। Calculate the polarization vector of material which has 100 dipoles per unit volume in a volume of 2 unit। हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर, फिर कैसे कैलकुलेशन होगी? वॉल्यूम 2 यूनिट दिया है, तो कंफ्यूजन इज देयर। वापस आते हैं इस पे, थर्ड देखते हैं पहले। टोटल पोलराइजेशन ऑफ ए मटेरियल इज द, टोटल पोलराइजेशन क्या कहलाएगा? सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, टोटल डाइपोल मोमेंट। टोटल पोलराइजेशन कैसे हम काउंट करेंगे? तो टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से काउंट करते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं, फर्स्ट का आंसर बी करेक्ट है, सेकंड का आंसर ए। ये बोलते हैं 200 यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम 2 यूनिट है। ओके, कुछ यहाँ पे लैंग्वेज में चेंज होना चाहिए आई थिंक। कैलकुलेट द पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर वो होता है, पोलराइजेशन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ मटेरियल विच इज 100 डाइपोल्स, ये तो 100 तो नंबर में दिए हुए, तो 100 यूनिट डाइपोल आना चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट डाइपोल जिनका डाइपोल मोमेंट 1 हो, तो वो है यूनिट वॉल्यूम में, और टोटल वॉल्यूम 2 यूनिट है, तो आंसर बना 200। इस तरह से बना 200, ऐसे समझना होगा आपको। तो यहाँ कुछ मिसिंग है, जैसे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ डाइपोल दिया है। टोटल पोलराइजेशन, थर्ड का आंसर बी दिया है इन्होंने। टोटल पोलराइजेशन सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, जितने भी तरह का पोलराइजेशन उसका सम। अब आप बोलेंगे सर आप खुद ही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे बच्चों। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एग्जाम नॉट वेल डिफाइंड भी होता है कई बार, और एग्जामिनर ने क्या सोचकर बनाया है उसकी सोच जानने के लिए हमें कई बार आंसर देखना पड़ता है। पर अब अगर ये क्वेश्चन आपको दोबारा मिल जाता है, तो आपको पता है किस सोच के साथ इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है, तो फिर आप उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, फोर्थ है, डाइपोल्स आर क्रिएटेड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन। डाइपोल कब बनते हैं? जब डाइलेक्ट्रिक कहाँ रखा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से नहीं बनते। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, कौन सा पोलराइजेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन, ये तो फील्ड पर डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, टेम्परेचर की वजह से ये हो सकता है ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। इंटरफेशियल तो हमें पता ही नहीं क्या होता है।
तो अब ये क्वेश्चन इसी तरह का है कि अब आपने एक बार देख लिया कि हाँ, अच्छा, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ओरिएंटेशन अफेक्ट होता है, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, वो जो है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर। ठीक है, नई जानकारी हमको मिली इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट फिगर, फिगर जानी पहचानी है, अर्थ की मदद लेकर इंडक्शन हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं अर्थ की मदद लेकर इंडक्शन हो रहा है। Figure shows an uncharged metal sphere on an insulating metal stand. If we bring a negatively charged rod close to the metal sphere, as shown in figure B, the rod is brought close to the sphere, the free electrons in the sphere move away due to repulsion and start piling up at the farther end. The near end becomes positively charged due to deficit of electrons. ये सब देख रहे हैं हम। This process of charge distribution stops when the net force of the free electrons inside the metal is zero. Now, if we connect the sphere to the ground by a conducting wire, ये earthing, ये दिखा रखी है यहाँ पे earthing, the electrons will flow to the ground while the positive charges at the near end will remain held there due to the attractive force of the negative charges on the rod, as shown in figure C. ठीक है, disconnect the sphere from the ground जिससे आने जाने का रास्ता खत्म हो जाए। The positive charge continues to be held at the near end, figure D में दिखाया है। If we remove the electrified rod, दूर कर देंगे, the positive charge will spread uniformly over the sphere as shown. In this experiment, the metal sphere gets charged by the process of induction and the rod does not lose any of its charge. ठीक है, ये सारी बात हमें पता चली। इसके बारे में मैं जो अपनी तरफ से कमेंट करना चाहूंगा, जो मैंने थ्योरी में सिखाया भी है आप लोगों को, अगर लेक्चर सामने देखें तो बच्चों यहाँ पर ये एक फॉर्मूला काम करता है जो डायग्राम उसके अकॉर्डिंग नहीं है। दिस डायग्राम इज नॉट अप टू स्केल। कौन सा फॉर्मूला? इंड्यूस चार्ज क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू टाइम्स 1 - 1 अपॉन कैपिटल के, जहां पर कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या बोले रिलेटिव परमिटिविटी है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ चार्जेस भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो नंबर ऑफ चार्जेस जो दिखाए या कभी 4 दिखा दिए या ज्यादा दिखा दिए अगले डायग्राम में, ये देखें आप, इस डायग्राम में ज्यादा दिखा दिए, यहाँ कम है, 4 है। सो डायग्राम इज नॉट अप टू स्केल। तो आप जब बनाएं, सजेस्टेड है आप डायग्राम अप टू स्केल बनाएं। दूसरी बात हमें समझना है, इंडक्शन सिर्फ बॉडीज में होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता। So let's attempt the questions. पहला है, what do you call the process of charging a conductor by bringing it near another charged object? हम इसको इंडक्शन कहें। Correct answer is induction. बस पास ला रहे हैं, टच नहीं कर रहे। The negatively charged balloon is brought near the two can. अच्छा, बढ़िया रंग बिरंगा डायग्राम है। What happens? क्या होगा? ये नेगेटिव यहाँ आया तो केन ए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और केन बी के पास, यानी ये नेगेटिव दूर जाएगा तो केन बी के साइड पर नेगेटिव होगा। द नेगेटिव चार्ज इन केन बी मूव टुवर्ड्स द बैलून। नो, केन ए के इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, केन बी में चले जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इन केन ए मूव अवे फ्रॉम द बैलून। करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आंसर उसको अगर मैं क्रिटिसाइज करूं, द पॉजिटिव चार्ज इन कैन बी मूव टुवर्ड्स द बैलून। बच्चों पॉजिटिव चार्ज कहीं आता जाता नहीं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और यहाँ कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज तो जहां है वहीं रहेगा। जाता या आता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज। तो सी और डी तो किसी हालत में हो ही नहीं सकते। द पॉजिटिव चार्ज इन कैन ए मूव अवे, पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता, तो बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, ट्रांसफरिंग ए चार्ज विदाउट टचिंग इज, बिना टच के ट्रांसफर कर रहे हैं चार्ज, तो इंडक्शन बोलेंगे इसको। इट इज कॉल्ड इंडक्शन विदाउट टचिंग। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन एल्यूमिनियम रॉड, ड्यू टू चार्ज प्लास्टिक रॉड, द टोटल चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम रॉड इज। ओके, इंडक्शन कर रहे हैं एल्यूमिनियम रॉड से, इन एल्यूमिनियम रॉड ड्यू टू चार्ज प्लास्टिक रॉड। जब कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये मान के चलेंगे इसको हमने कैट्स फॉर से रगड़ा है प्लास्टिक रॉड को, और कैट्स फॉर पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव है, प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव मान के चलेंगे हम। तो टोटल चार्ज ऑन एल्यूमिनियम रॉड इज, और क्या कर रहे हैं हम, इंडक्शन कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज लेकर आ रहे हैं तो एल्यूमिनियम रॉड पर। अच्छा, एल्यूमिनियम रॉड को अगर आपने हाथ में पकड़ा हुआ अर्थ से कनेक्टेड है तब तो इसका जवाब आएगा पॉजिटिव, और अगर एल्यूमिनियम रॉड को आपने हाथ से पकड़ा हुआ है
और आप जमीन पे नंगे पैर खड़े हैं, इंसुलेटेड नहीं है, तो जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है वो तो अर्थ में चला जाएगा, तो नेट चार्ज एल्यूमिनियम का 0 रहेगा। तो दो दो सिचुएशन, दोबारा से समझाता हूँ। हियर इज एल्यूमिनियम रॉड, इसके पास हम लेकर आए चार्ज प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड के पास जो चार्ज है वो है नेगेटिव। अगर ये एल्यूमिनियम रॉड इंसुलेटेड है तो यहाँ नेगेटिव रिपेल होकर इधर चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ बचेंगे पॉजिटिव। तो अगर अब नेट चार्ज की बात की जाए, इंसुलेटेड है, नेट चार्ज की बात की जाए 0 है इंडक्शन की वजह से। पर अगर इसको हमने हाथ में पकड़ा हुआ है या ये अर्थ से कनेक्टेड है तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे और अब नेट चार्ज इस पर होगा पॉजिटिव। ये समझने की बात है। तो अभी फिर से हमें आंसर से इसको चेक करना पड़ेगा। पहले फिर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इफ यू ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, ओके, चार्ज प्लास्टिक रॉड लेकर आ रहे हैं न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, देन रॉड्स विल, न्यूट्रल है तो अट्रैक्शन होगा, न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन, तो फिफ्थ इज अट्रैक्शन। तो अब आंसर मैच करा लेते हैं हम। हमारे पास आंसर्स हैं ए बी बी बी, ए बी बी बी, ये तो सही है। फोर्थ का ए दिया हुआ है 0। तो अब इस 0 दिया हुआ है उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि कौन सी सिचुएशन रही होगी। तो जब वहां पर मेंशन नहीं है, अब इसके बेसिस पे हम जब ये मेंशन नहीं है कि हाथ से पकड़ा हुआ है या आर से कनेक्टेड है, तो हम ये मान के चलेंगे इंसुलेटेड डिफॉल्ट से। तो जब हम ये मान के चलेंगे इंसुलेटेड है डिफॉल्ट से, तो नेट चार्ज 0 ही होना है, क्योंकि ये नेगेटिव यहीं पर है और पॉजिटिव यहीं पर है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन एल्यूमिनियम रॉड ड्यू टू चार्ज प्लास्टिक रॉड, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ बच्चों लैंग्वेज को, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन एल्यूमिनियम रॉड, because of presence of charged plastic rod, because of presence of charged plastic rod, उसको पास लाने की वजह से, उसकी उपस्थिति की वजह से ऐसा हो। ओके, तो ये हमने कुछ सवाल केस स्टडी बेस किए। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलता हूँ बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के असर्शन रीजन के साथ। तो मैं इसके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो हैप्पी लर्निंग।